हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है फिफ्थ सेमेस्टर के ऑनलाइन क्लास में। आई होप आप लोग का फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा और अब इसी तरह हम लोग मजबूती से फिफ्थ सेमेस्टर का पढ़ाई करेंगे। फिफ्थ सेमेस्टर में टोटल हम लोग को 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, जिसमें कि 3 सब्जेक्ट आपका कॉमन है। कॉमन कहने का मतलब है कि हर एक कॉलेज में ये 3 सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है और बाकी बात 2 सब्जेक्ट अलग अलग कॉलेज में अलग अलग है, जिसको हम लोग इलेक्टिव 1 और ओपन इलेक्टिव के नाम से जानते हैं। इलेक्टिव 1 में भी आपको 3 पेपर पढ़ना है, जिसमें कि अलग अलग कॉलेज आरएससी लिया है और कुछ कॉलेज एचएमटी लिया और कुछ कॉलेज पावर प्लांट लिया है। हम इलेक्टिव 1 में 2 पेपर पढ़ा रहे हैं, एक एचएमटी पढ़ा रहे हैं और दूसरा आपका पावर प्लांट पढ़ा रहे हैं। फिर उसी तरह आपके ओपन इलेक्टिव में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर आपको पढ़ा रहे हैं, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, और उसी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट से मिलता जुलता आपका ये जो कॉमन पेपर है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि अगर आप इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट को भी साइड से थोड़ा पढ़ लेते हैं तो आपको काफी मदद मिलेगा इस प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर। तो आज के लेक्चर में हम लोग पूरे अपने सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इस पूरे यूनिट के अंदर हम लोग के सिलेबस के अंदर हमको कौन कौन सा यूनिट पढ़ना है, हर एक टॉपिक का क्या मतलब है, सब्जेक्ट का क्या मतलब है और कहां से कितना नंबर आ सकता है। तो चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग का जो सब्जेक्ट है उसका नाम है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। इसमें एक वर्ड आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। कि मैनेजमेंट है क्या, क्योंकि आपको प्रोडक्शन करना है और फिर उसका ऑपरेशन करना है। तो प्रोडक्शन का मतलब होता है क्या है कि अगर आप किसी रॉ मटेरियल से, मतलब कच्चा माल जो है, उसको किसी तरह प्रोसेसिंग करके, चाहे केमिकल प्रोसेसिंग कीजिए, मैकेनिकल प्रोसेसिंग कीजिए, जिसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, तो रॉ मटेरियल को किसी भी तरह से प्रोसेसिंग करके अगर उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसके लिए जितना आप प्रक्रिया कर रहे होंगे, जो जो आप मैनेजमेंट कर रहे होंगे, उसी के बारे में हम लोग यहां पर प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां से हम कुछ डिफिनेशन आपके लिए लाए हैं। तो देखिएगा, यहां पर सबसे पहला हम बोलेंगे कि सर हम मैनेजमेंट किसको कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे, मैनेजमेंट होता क्या है। तो कहता है कि मैनेजमेंट कुछ नहीं, बस एक कला है। तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट। जैसे आप एज अ इंजीनियर, आप इंजीनियर हैं और जब किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में आपका जॉब लगेगा तो आपके नीचे बहुत सारा वर्कर काम करेगा। तो आप वहां पर 2 काम कर रहे हैं, एक तो आप उसके सुपीरियर हैं और दूसरा आप मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं कि उस वर्कर से आप इस तरह से काम ले रहे हैं जिससे कि आपका जो डिजायर काम है, जो आपको काम करवाना है, वो आप आसानी से कर लेते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है? तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट टू डू। मैनेजमेंट क्या है? कला है, जिसमें हमको पहले पता होना चाहिए कि हमको करना क्या है। When to do, हमको किस तरह से करना है, कब करना है, और ये भी ध्यान देना है एंड सी दैट इट इज डन इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। और ये भी ध्यान देना है कि जो आप काम कीजिएगा या करवाइएगा, वो इस तरह से कीजिएगा या करवाइएगा कि वह सस्ते में और बहुत अच्छे ढंग से हो। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई फंक्शन हो रहा है, तो वहां पर आपके जो गार्जियन रहते हैं वो एक तरह का मैनेजर है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो सारे काम को इस तरह से परफॉर्म करवाते हैं कि कम पैसा या कम लागत में ही आपका फंक्शन बहुत बेहतरीन हो जाए। तो सेम काम आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी देखिएगा। तो यहां से क्लियर हो गया कि मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट है, एक कला है, जिसमें हमको पता होना चाहिए कि हमको करना क्या है, कब करना है, और यह भी ध्यान देना है कि जो हम काम करेंगे या करवाएंगे वो सही तरीका से हो और सबसे कम खर्च में हो जाए। बात समझ में आ गया? ए गुड मैनेजमेंट इज द बैकबोन ऑफ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी अच्छा जो ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब होता है कि अगर बहुत सारे आदमी का समूह एक साथ काम करता है किसी गोल के लिए, किसी ऑब्जेक्टिव के लिए, तो उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन बैकबोन होता है वो उसका मैनेजमेंट होता है। जैसे आपके कॉलेज है, आपके कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, बहुत सारे फैकल्टी मेंबर है, बहुत सारे वर्कशॉप में मेंबर है, पर आपके प्रिंसिपल क्या करते हैं? इस तरह से उसको मैनेज करते हैं कि बच्चा का पढ़ाई भी अच्छा से हो जाए, बच्चा का कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम भी हो जाए, मतलब इंडस्ट्रियल विजिट हो जाए, कुछ ट्रेनिंग हो जाए, ये सब कुछ हो जाए। तो ये किस पर डिपेंड करता है? तो आपके कॉलेज के प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है। तो सेम काम मैनेजमेंट का भी होता है। बात समझ में? जैसे आपके घर में आपके जो मम्मी है वो बेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, उनको पता है कि हमको इतना पैसा आएगा और उसको हमको 30 दिन तक किस तरह से चलाना है। बात समझ में आ गया?
मैनेजमेंट कहने का मतलब होता है, जरा सा यार ध्यान दीजिएगा, देखिए मैनेजमेंट को अगर आप तोड़ेंगे तो मैनेज, दुनिया में सबसे खतरनाक चीज है आदमी को मैनेज करना, तो मैनेज प्लस मैन, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। देखिए रिसोर्सेस के रूप में 3-4 चीज होता है। सबसे पहला, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा चलाने के लिए उसके पास जो मेन रिसोर्स होता है वो होता है मैन, दूसरा होता है मनी, तीसरा होता है मशीन और चौथा होता है मटेरियल। सब एमएम है, आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप इसको अच्छे से मैनेज कर लेते हैं दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। मतलब आपके पास पैसा है, आपके पास आदमी है जिसको रिसोर्स कहते हैं, तो रिसोर्सेस किस रूप में है? मशीन होना चाहिए, मनी होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए और मैन होना चाहिए। अगर इसको आप अच्छे से यूज करके जो आपको आउटपुट चाहिए, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, उसको अगर प्राप्त कर लेते हैं तो ये पूरी चीज को ही हम लोग मैनेजमेंट कह रहे हैं। इसलिए मैनेज प्लस थिंग, जो भी आपके पास रिसोर्सेस है अगर आप उसको मैनेज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। एकदम समझ में आ गया? अब इसमें हम लोग का जो सब्जेक्ट है उसमें नाम क्या है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट तो क्या कह रहा है कि व्हेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट का प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया कि जो भी रिसोर्सेस है उसको हमको इस तरह से यूज लेना है कि हमको मैक्सिमम आउटपुट मिल जाए। रिसोर्सेस किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है? लिमिटेड होता है, चाहे पैसा हो, चाहे मटेरियल हो, चाहे मशीन हो, चाहे मैन पावर हो, ये लिमिटेड होता है। आपको वो लिमिटेड रिसोर्सेस का इस तरह से यूटिलाइजेशन करना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिल जाए। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो क्या कह रहा है कि व्हेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें बहुत सारा और चीज बताएंगे कि प्लानिंग करना होता है, शेड्यूल बनाना होता है, फिर डायरेक्टिंग करना होता है, मोटिवेटिंग करना, तो वो सब कुछ आपको बताएंगे। तो क्या कह रहा है? व्हेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर अप्लाइड टू द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देन इट इज नोन एज प्रोडक्शन मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि प्रोडक्शन होता क्या है? तो प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द स्टेप बाय स्टेप कन्वर्सन ऑफ वन फॉर्म ऑफ मटेरियल, जिसको रॉ मटेरियल कहते हैं, into another form through chemical or mechanical process to create or enhance the utility of the product to the user। देखिए सीधा भाषा में आप यही याद रखिए कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट है क्या? हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक कंपनी, हर एक वर्कशॉप क्या करती है? वो रॉ मटेरियल से कोई फिनिश प्रोडक्ट बनाती है। जैसे मान लीजिए अगर कोई बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, तो बिस्किट बनाने वाली कंपनी क्या कर रही है? वो आटा, मैदा, चीनी, ये सब के मदद से वो बिस्किट बना रही है। तो उसके लिए आटा, चीनी, मैदा, ये क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया। अब उसको क्या करना है? फिनिश प्रोडक्ट क्या बनाना है? बिस्किट बनाना है। तो उस पूरे प्रोसेस करने में, मतलब बिस्किट बनाने में बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ रहा होगा। तो वो सारे प्रोसेस को किस तरह से हम मैनेज कर लेते हैं, वही हमारा प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। अगर कोई बड़ा बड़ा कार कंपनी है, जैसे मान लीजिए टाटा का एग्जांपल लेते हैं, तो टाटा अगर कोई कार बना रही होगी तो उसको कार बनाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है। पहले उसको क्या करना पड़ रहा है? रॉ मटेरियल लेना पड़ रहा है। उस रॉ मटेरियल से क्या करना हो रहा है? सीट बनाना पड़ रहा है, चदरा बनाना पड़ रहा है, फिर उसका शेप साइज देना पड़ रहा है, फिर उसमें बहुत सारा कंपोनेंट को जोड़ना पड़ रहा है, फिर फाइनली उसको कलर करना पड़ रहा है, टेस्टिंग करना पड़ रहा है, और फिर फाइनली वो मेरा प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ। तो इस पूरे लंबे प्रोसेस करने में बहुत बड़ा मैनेजमेंट काम करता है। तो वही चीज यहां बता रहा है कि व्हेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर अप्लाइड टू द प्रोडक्शन फंक्शन, मतलब किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो हम फंक्शन कर रहे हैं उसको अगर हम अच्छे से मैनेज कर लेते हैं तो उसी को हम लोग प्रोडक्शन मैनेजमेंट कहते हैं। और प्रोडक्ट होता क्या है? तो रॉ मटेरियल से आप अगर कोई फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसी को हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं, जिसको सिंपल भाषा में आप समझिए कि एक तरह का ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। ठीक है। अब एक लास्ट और आपका क्या है कि ऑपरेशन मैनेजमेंट इंप्लाइज दैट मैनेजमेंट ऑफ डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी। जैसे मेरा कोई प्रोडक्ट बन गया, अब उस प्रोडक्ट को हम हर दिन किस तरह से यूज करवाएंगे, उसको किस तरह से हम मैनेज करेंगे, अगर हम उसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं तो वो आपका ऑपरेशनल मैनेजमेंट के अंदर आ गया। तो आई होप आपको अब समझ में आ रहा है कि ये प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग रॉ मटेरियल से अलग अलग प्रोसेस करके फिनिश प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं, तो उसमें जो मैनेजमेंट आ रहा है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब जो मेरा प्रोडक्ट बना है
उसको हम किस तरह से कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस तरह से उसको मैनेज करेंगे, उसके लिए पढ़ाई करेंगे, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशनल मैनेजमेंट। क्लियर एकदम सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें हम लोग को यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, तो यूनिट 1 में पढ़ना है प्रोसेस प्लानिंग एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग। इसका मतलब है कि हमको यहां पढ़ना है कि प्रोसेस प्लानिंग क्या होता है। जैसे आप मान लीजिए कोई कंपनी आप अपना एस्टैब्लिश किए, हो सकता है कि आप पानी का बॉटल पैक करके मार्केट में बेच रहे होंगे, तो उस पानी को मार्केट में अगर बेचना है तो आपको सबसे पहला एक सेटअप लगाना होगा जिसमें आप वाटर प्यूरिफायर लगाएंगे, ठीक। फिर उसको पैकिंग करने के लिए बॉटल लेंगे, फिर उसमें लेबल चिपकाएंगे, फिर उसमें कैप लगाएंगे, फिर उसको पैक करके डिस्पैच करेंगे। तो ये भी एक तरह का प्रोसेस हो गया। तो आपको अगर पानी मिनरल वाटर बेचना है तो उसके लिए जो आप प्लांट बैठा रहे हैं वो आपको पहले पता होना चाहिए कि हम कितने कैपेसिटी का प्लांट बैठा रहे हैं, कहां कहां हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो काम करने से पहले जो हम करते हैं दैट इज कॉल्ड प्लानिंग, ठीक है। तो यहां पर हम लोग यही पढ़ेंगे कि प्रोसेस प्लानिंग क्या है, उसका क्या फंक्शन है, उसमें कौन कौन सा स्टेप लिया जाता है, कौन कौन सा फैक्टर उसमें इफेक्ट करता है, कितना बड़ा प्लांट का कैपेसिटी होना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि हम अपना कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसका किस तरह से मार्केट में हम यूज करवा सकते हैं, ठीक है। फिर यहां से प्रोसेस इंजीनियरिंग में हम लोग पढ़ेंगे कि जो हम लोग पार्ट बना रहे हैं उसको किस तरह से किस किस मशीन के अंदर हम लोग बना सकते हैं, उसको बनाने के लिए कौन सा हमको प्रिंसिपल यूज करना पड़ेगा, वर्क पीस कैसा होगा, नेचर ऑफ वर्क परफॉर्म कैसा करना पड़ेगा, फिनिश प्रोडक्ट हमको कैसा देना होगा और कौन कौन सा उसमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। बस ये दिमाग में बैठा लीजिए कि इस पूरे यूनिट के अंदर आपको यही पढ़ना है कि कौन सा प्रोडक्ट हमको बनाना है, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमको क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट है, उसको बनाने के लिए जो हम प्लानिंग करेंगे, उसको बनाने के लिए जो हम मशीन लेंगे, उसको बनाने के लिए जो हम प्लांट का सेटअप करेंगे, ये सब कुछ इस टॉपिक के अंदर आ जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट आ जाता है कि सर इसके लिए कोई स्पेशल बुक है क्या, तो याद रखना है कि आपके पास बहुत सारा बुक है, आप ले सकते हैं, पर मेरे अनुसार जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो मैक्सिमम कंटेंट आपको दे रहे हैं एम महाजन से। ये आपका इंडस्ट्रियल एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट करके बुक आता है, काफी अच्छा बुक है। इसमें इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का भी पोर्शन रहता है जो इलेक्टिव 2 में आपको पढ़ना है, और उसी में आपका ये पूरा का पूरा प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट है। तो आप अगर पढ़ना चाहेंगे या अगर आप लाइब्रेरी से निकालना चाहेंगे तो ये धनपत राय पब्लिकेशन का है, एम महाजन का बुक है, आप ले सकते हैं इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का। दूसरा जो है एस अनिल कुमार है, ये न्यू एज पब्लिकेशन का बुक है, ये भी काफी पतला है, आप ले सकते हैं इसको। उसमें आपको पूरा प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट पढ़ने को मिल जाएगा। मतलब ये आप समझिए कि ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है वो थ्योरेटिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, और थ्योरेटिकल बेस्ड काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें आप पूरे मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं कि कैसे कोई प्लांट में कोई प्रोडक्ट बनता है, क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं जिससे कि हम उसके वेस्टेज को कम कर सकें, क्या क्या प्रिकॉशन रख सकते हैं जिससे कि हम कम पैसा में अच्छा आउटपुट देते, ये सब कुछ इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो यूनिट 1 में आपको ये पढ़ना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग यूनिट 2 के अंदर। यूनिट 2 में जब हम लोग आएंगे तो इसमें हम लोग प्रोडक्शन फोरकास्टिंग पढ़ेंगे। इसका मतलब कि जो प्रोडक्ट हमको बनाना है उसको बनाने से पहले हम उसके बारे में पूरा अध्ययन कर लेंगे, पूरा अनुमान लगाएंगे। जैसे आपको अगर जेई बनना है तो जेई बनने के लिए आपके पास क्या लगा हुआ है, तो आप पहले से सोच रहे हैं कि हमको कौन कौन से पेपर को अच्छा करना है। अब पहले से दिमाग लगाए हुए कि हमको 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर का मेजर सब्जेक्ट को अच्छा करना है। तो काम करने से पहले ही अगर उसके बारे में पूरा अध्ययन कर लिया जाए तो इसको कहते हैं हम लोग, क्या चीज कहेंगे, प्रोडक्शन फोरकास्टिंग कहेंगे। एकदम समझ में आ रहा है। तो इसमें यही पढ़ना है, इंट्रोडक्शन और प्रोडक्शन फोरकास्टिंग, मतलब जो प्रोडक्शन करेंगे उसको करने से पहले हम क्या क्या उसके बारे में सोच सकते हैं या उसका हम लोग पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ढांचा बना लेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या क्या हम लोग रूल लगाएंगे, फिर सप्लाई चेन कैसे बनाएंगे, फिर टाइम फ्रेम, जैसे सप्लाई चेन का मतलब है कि एक प्रोडक्ट मेरा बन गया, उसको मार्केट में हम भेज दिए, अब हमको नेक्स्ट कब बनाना है, कितना क्वांटिटी में बनाना है, वो उसी को हम लोग यहां पर क्या करें, सप्लाई चेन है। जैसे कोई बिस्किट बनाने वाली कंपनी है या कोई चॉकलेट बनाने वाली कंपनी है या कोई कार बनाने वाली कंपनी है, तो ऐसा नहीं कि वो लगातार बनाते जाती है, वो देखती है कि डिमांड अभी कैसा है, उसके हिसाब से वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है। तो ये सब कुछ इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं
हम लोग ब्रेक इवन एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी। अभी देखिए इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट से भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे आपका इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, इसमें काफी ज्यादा क्वेश्चन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट से आने लगे, इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ने का कोशिश कीजिए। पूरा थ्योरेटिकल है, खूब मजेदार है, खूब मजा आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं जानते हैं, बस उसको एक सीक्वेंस में और बहुत अच्छे तरीका से आपको सीखना है। देखिए ब्रेक इवन एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई कंपनी है, कोई प्रोडक्ट बना रही है, तो हर कंपनी क्या करती है, उतना प्रोडक्ट जरूर बनाती है जिससे कि वो आसानी से उसको सेल आउट कर सके और जितना उसमें इन्वेस्टमेंट किया उतना उसको प्रॉफिट मिल जाए। तो ये सब कुछ इसी टॉपिक के अंदर हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 में असेंबलिंग लाइन बैलेंसिंग। जैसे आप देखते होंगे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ऑटोमेटिक मशीन में चलते जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आपको कार बनाना है तो कार बनाने के लिए सबसे पहले आपको सीट मेटल लेना होगा, चदरा लेना होगा, ठीक। तो वो एक मशीन में जाएगा, वहां काम होगा, फिर दूसरा चला जाएगा आगे, वहां पर उसका ढांचा बनेगा, वहां ढांचा बनने के बाद वो तीसरे पॉइंट पर चल जाएगा जहां पर अलग अलग कंपोनेंट उसमें फिट होगा, फिर वो चौथे जगह चले जाएगा जहां पर उसको क्या करना है, पॉलिशिंग करना है, फिर उसके बाद उसमें और भी इंटीरियर का जो काम है वो करना है। तो लाइन बाय लाइन वो चलते जा रहा है, जैसे एक काम हो गया तो उस काम के बाद दूसरा क्या काम हो सकता है, चौथा क्या काम हो सकता है, पांचवा क्या काम होता है। अगर वो सीक्वेंस से कोई प्रोडक्ट हम लोग बनाते जाए तो वो असेंबलिंग लाइन बैलेंसिंग के अंदर आ जाता है, उसमें भी हम लोग बहुत सारा टॉपिक पढ़ेंगे। और लास्ट आ जाते हैं मटेरियल मैनेजमेंट। देखिए अभी बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज जो है उसको सबसे इंपॉर्टेंट होता है मटेरियल को मैनेजमेंट करना। दो तरह का मैनेजमेंट होगा, एक तो पहला रॉ मटेरियल को अपने इंडस्ट्रीज अपने ऑर्गेनाइजेशन में स्टोर करना है, और जो रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बना है उसको भी आपको स्टोर करना है, क्योंकि उसको आपको मार्केट में भेजना है। तो आप जरूरत से ज्यादा ना तो रॉ मटेरियल को स्टोर कर सकते हैं ना तो प्रोडक्ट जो फिनिश प्रोडक्ट है उसको, क्योंकि जो जगह होता है, स्पेस होता है, वो काफी लिमिटेड होता है। तो यहां पर आपको यही सिखाया जाएगा कि आपको कितना क्वांटिटी में रॉ मटेरियल को स्टोर करना है या फिनिश प्रोडक्ट को स्टोर करना है, जिससे कि जो स्टोरेज का खर्चा है वो आपका ज्यादा नहीं लगे। तो यही सब कुछ आपको इस पूरे टॉपिक के अंदर पढ़ना है। तो आई होप आपको पूरा सब्जेक्ट अब कमोबेश समझ में आ गया होगा कि इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, ठीक है। तो आज हम लोग अपने पूरे सिलेबस का एनालिसिस किए हैं। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग यूनिट 1 का टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक आप लोग क्या करिए, मन लगा के पढ़ते रहिए और खूब अच्छे से नोट्स बनाइए। याद रखना है कि इसके लिए आप व्हाइट स्पाइरल कॉपी ले सकते हैं, नहीं तो रूल वाला भी ले सकते हैं, पर हम आपको सजेशन देंगे कि व्हाइट स्पाइरल ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारे जगह आपको ब्लॉक डायग्राम बना के आपको समझाना पड़ेगा, तो वहां डायग्राम आपका अच्छा बनेगा। लगभग 100 से 150 पेज का आप स्पाइरल कॉपी ले लीजिए। और हम आपको बोलेंगे कि जिस भी बच्चा का ओपन इलेक्टिव 2 में अगर इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नहीं है फिर भी वो उस टॉपिक को पढ़िए, थोड़ा थोड़ा, मतलब हर दिन कोशिश कीजिए कि एक एक लेक्चर आप सुन लीजिए, क्योंकि अगर वहां से आपका कॉन्सेप्ट अच्छा बन जाएगा ना तो आपको इस पूरे प्रोडक्शन मैनेजमेंट में काफी मदद मिलने वाला है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतने ही रहने देता हूं। थैंक यू।